हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए करते देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती से द्रव को से छालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को पृथक करने के लिए भूसे से पृथक करने के लिए करते हैं। कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओटते हैं। कदाचित आपको नमकीन, दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह खाया होगा तो इसे मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरें और आपस में इसे पृथक करने के लिए कहा गया हो, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख दें। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किया जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उसे पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया गया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को आप हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। क्रियाकलाप 1 सारणी 3.1 के कॉलम 1 के पृथक करने के लिए कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने के का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उद्देश्य पृथक्करण अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? पृथक्करण का प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं और पृथक्करण अवयवों का हम क्या करते हैं? चावल से पत्थर को पृथक करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को मथना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्ती पृथक करना, हानिकारक अवयवों का अथवा अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों को उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव या गैस में भी हो सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसलिए हम कहीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। पृथक्करण की विधियाँ। हम अब पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हस्तचयन क्रियाकलाप 2 दुकान में से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक भी प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इससे पृथक्करण के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए कण तथा अन्य खाद्य कण है? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों, कुछ बड़े कंकड़ के पत्थर, भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हस्तचयन का इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल और दालों में कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर और भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों से हमें हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करने सुविधा लगती है। थ्रेसिंग। आपने खेत तथा खलिहानों में गेहूँ और चावल की कुछ डंडियों, भूसे, पौधों के गट्टर होंगे, सूखे
पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कणों लगे होते हैं। खेतों में सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ना जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। निष्पावन क्रियाकलाप 3। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे और सूखी डंडियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रणों को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थल पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिससे प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा हो उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत या बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों का मिश्रण से भारी हल्के पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसान साधारण इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को सभी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम छलनी का प्रयोग करते हैं और तथा उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं से रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के उपयोग में लाते हुए देखा होगा। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक छलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाएं तथा उससे आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर तथा आटे पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दोनों ऐसे अवयवों को जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण, निषेधन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल तथा दाल में जल डालते हैं तब उन पर
चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपको ने देखा होगा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाएं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे दो द्रवों को मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है, जैसे जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को अनेक मिश्रणों से उसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निषेधन या फिल्टर कहते हैं। आइए अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निषेधन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोगों में आने वाले जल के उदाहरणों पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या अब पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे विलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यह जल न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब हम जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इन गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निषेधन कीजिए। क्या छलनी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निषेधन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निषेधन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निषेधित कर सकते हैं, जिससे और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निषेधन होता है जिसमें अत्यधिक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 3.9 में फिल्टर पत्र में उपयोग में संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के रूप पर उड़ेल देते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों एवं ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निषेधन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों द्वारा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छलनी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। वाष्पन। क्रियाकलाप 6, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह मिलाइए। क्या आप इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है
वहाँ वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? नमक समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवणीय मिश्रण होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण से नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इससे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए और उसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निषेधन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आप में आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारण द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर एक कुछ बर्फ रख दी हो। इस प्लेट को केतली की टोंटी के ऊपर ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को वाष्प में बदला दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला जल, यह जल संघनन द्वारा भाप बना देता है। जल भाप से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निषेधन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाया गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उसने कहाँ त्रुटि हुई होगी? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलन कर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेप कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उसे पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाए जाए तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच एक नमक जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इस प्रकार 1 चम्मच करके नमक विलोड़ित तथा मिलाते विलोड़ित करते जाइए। कुछ समय पर नमक मिलाने पर के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेप नमक बच जाते हैं और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ तो इसका अर्थ है यह हुआ कि अब इस जल में अत्यधिक नमी नहीं घुला सकते। अब यह विलुप्त असंतृप्त विलयन कहलाता है। जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन क्या है? संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रहा गया जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी।
कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इससे और जल न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या आप यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर उससे और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह नमक घुल जाए। एक चम्मच की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मच की संख्या जो कि घोली गई है को 3.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आपको इसके विलयन में अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थ के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो इसे यह संतृप्त विलयन कहलाता है। सारांश। हस्तचयन, निस्तारण, चालन, अवसादन, निस्तारण, निषेधन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के बाहरी बीजों से निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निषेधन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव और उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्तारण के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्प की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस और पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं को घोलता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।